नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मोशन इज द ओनली सोल्यूशन। आप बखूबी जानते हैं कि ये बातें लगातार डॉक्टर निशिकांत जी कहते ही रहते हैं और आज आपने देखा है कि किस तरह से डॉक्टर निशिकांत के एक बुलावे पर पटना के गांधी मैदान में इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। आपने देखा था कि उनकी एक बुलावे पर पटना के गांधी मैदान में अधिकारी भी पहुंच गए थे, डॉक्टर्स भी पहुंच गए थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि डॉक्टर निशिकांत के एक बुलावे पर डॉक्टर्स विदेश से भी अपने बिहार आ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो इस फ्रेम को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। सबसे पहले अपने मेहमानों से हम आपका तारुफ करा देते हैं। देखिए, एक तरफ आपको फ्रेम में नजर आ रहे होंगे डॉक्टर एंथनी सिल्वा जो कि ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। एक तरफ आपको नजर आ रहे होंगे डॉक्टर हेरिक सेगल जो कि यूएसए से आए हैं और एक तरफ डॉक्टर निशिकांत जी हैं। तो आइए फिर बिना देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक और जानकारी दे देते हैं कि हम सवाल हिंदी में पूछेंगे और डॉक्टर निशिकांत हमारी मदद करने जा रहे हैं, यानी कि वो उन सवालों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे आपके लिए और हमारे मेहमानों के लिए, और जवाब फिर हम आपको हिंदी में बताएंगे। तो ये आपके सवाल हैं, तो चलिए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम आप दोनों से जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों को हमने देखा कि मैराथन में बड़ा एंजॉय कर रहे थे आप लोग, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा मैराथन का? She just wanted to ask, what's the experience of this walkathon and marathon in the morning? Your proper experience. Oh, it was wonderful. It was a beautiful way of seeing the city, seeing everyone come out and exercise and draw attention to women's health and needs. It was a wonderful experience. Well, I was proud. First of all, namaste. Namaste, namaste. I was proud that I was able to finish the race and also got an award. But it's a beautiful place, and the people were so friendly. So I enjoyed myself. Yes. जी, पहले तो इन्होंने बताया कि पहले इन्होंने 10 किलोमीटर की रेस फिनिश की और इन्हें अवार्ड भी मिला है। सो ही इज प्राउड ऑफ दैट। एंड डॉक्टर एंथनी का कहना था कि इतनी सुबह इतने लोग आकर एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चलन है और इस चलन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए टू इंश्योर फीमेल फिटनेस। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे में हमारा सवाल दोनों से ये भी रहेगा कि क्या ये लोग पहली बार भारत आए हैं, या इसे हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या पहली बार अपने बिहार आए हैं? दिस इज द फर्स्ट विजिट टू इंडिया। First visit. यस सर। एंड दिस इज द फर्स्ट विजिट। ये दोनों का पहला इंडिया का दौरा और बिहार तो पहली बार ही है। बिहार पहली बार है। तो इंडिया पहली बार आए हैं और पहली बार में बिहार पटना ही आए हैं। अच्छा, पहली बार बिहार पटना में पहुंचे हैं। तो ऐसे में एक और सवाल है जो अभी अभी मेरे मन में आया कि बिहार को लेकर के क्या परसेप्शन था लोगों का? So she just want to ask, what was your perception about India earlier? Earlier, before Gee. coming. Yes. So I think my perception of India was that it was a very culturally rich and with a proud history going back, but also that you have a very how do you say, strong academic focus. The doctors here are very well regarded, very busy clinicians, and there's a lot of experience here. So that was my experience before coming. अच्छा, मतलब ये आपका परसेप्शन था। आपका क्या परसेप्शन था? Perceptions What before was your coming. perception before coming to India? Uh, About India, the Indian culture. जब इंडिया सुनते थे तो क्या आता था मन Well, में? that there's a. It's a little hard to say because there's so much variety within the culture itself, and many of the doctors I work with are from India, in the United States. So I had a lot of a background from them, and being able to address like a very busy, high volume population is a big challenge. So excited to be here to see it for myself. Excited to be here, क्या कुछ कहा? हाँ, इनका कहना था कि हमारी जो पहचान इनके बारे मन में थी वो विविधता में एकता कि इनकी पहचान थी कि हमारा एक बहुत ही वॉल्यूमनस पॉपुलेशन है और हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं इस वॉल्यूम में ट्रीट करते हैं अपने पेशेंट्स को, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है विच इज ए रेयरिटी इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम मिलता है, जो पॉपुलेशन मिलता है, वो अदर जगह पे नहीं है। और तो यहाँ के डॉक्टर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं इन तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। ये इनका परसेप्शन था। डॉक्टर एंथनी का कहना था कि यहाँ का कल्चर्स, ये सुने थे कि इंडिया का जो कल्चर्स है, कल्चर्स रिच है, इतना कल्चर है, यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली होते हैं, और उन्होंने ऐसा ही पाया यहाँ आकर, इंडिया में आकर। यानी कि जो सोचा बिल्कुल वैसा ही पाया जी। इंडिया में आकर। एब्सोल्युटली। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या आपका परसेप्शन था, ये तो आपने बता दिया, लेकिन जब आप भारत आए, जब आप हमारे बिहार आए, तो सबसे अच्छी चीज हमारे बिहार के बारे में डॉक्टर एंथनी जी आपको क्या लगी? So what was the good thing you find about the India? So the first thing you just came out of the airport. What do you observe? Everyone's so warm and welcoming, and that's been consistent since I've been here. So इनका कहना है कि सब लोग बहुत ही वेलकमिंग है, ठीक है ना, जितने भी यहाँ पे आए हैं। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। This has been our sincere regards to everyone who comes to India. So we are very welcoming to all our guests. जी। Yes, very welcoming, and a lot going on, a lot of things to see, a lot of construction, and people working well together, and in a very busy environment, but also seems to work for India. इनका कहना था कि बहुत कुछ नया हो रहा है, बहुत कुछ हर नया जगह हो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। So that's the fact actually. India is a developing nation. So we are still not developed, but it's in the verge of getting developed. So we are developing, making new infrastructures all around. So this is the perception. ये जब आए हैं तो ये लेके आए हैं, और ये इन्होंने यहाँ ये पाया है। यानी कि जो सोचा था वही पाया है, और ये जो वेलकमिंग नेचर है ये भाग गया है। हाँ, I think ये this kind of welcoming nature आप पूरे वर्ल्ड में और कहीं ये नहीं, हमारा संस्कार ये है। हमारा संस्कार है, और ये पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलेगा कहीं आपको। नहीं जिस तरह का हम लोग वेलकम करते हैं गेस्ट के लिए, जितना हम लोग खुलकर सामने आते हैं, ये अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आपको कभी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, अपने भारत में ही मिलेगा, अपने हिंदुस्तान में ही मिलेगा, और अपने इंडिया में ही मिलेगा। लेकिन ऐसे में एक और सवाल है कि एवरीबडी वांट्स पीस, सबको पीस चाहिए होता है, लेकिन वर्ल्ड पीस को लेकर के अब लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं डॉक्टर साहब। इसे हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हथियारों की होड़, दुर्लभ खनिज संसाधनों और क्षेत्रीय विस्तार पर आपकी राय क्या है? So what's your opinion about the mad race for the weapons, the rare earth elements, and the territorial expansion? So is it good for world peace? Your opinion? I think conflict and people working against each other always stems from a lack of communication. And I think we achieve more and peace comes from everyone working together rather than working separately or chasing, rare earth minerals or weapons. So I think, even in healthcare, we see that when we communicate with each other, we get better outcomes for our patients. And I think if we take that more to a global scale, if we communicate, we work together, we have diplomacy, that's the way we get peace, not working against each other. And your opinion, Prof? Yeah, I think competition in general is good. It makes us all better, and I think that the minerals are becoming more and more important, as currency is probably not quite as significant as it used to be, especially with Bitcoin is another type of currency that's just not well understood. No comment. But I think that we do need to share what Earth brings us, but we also need to control some of how it's used and share it as well as currency. We just wanted to know, what's your opinion about this mad race? About this, Mad race. About this rare earth metals, territorial expansion, the USA capturing the Greenland, the Venezuela, this kind of. Yeah, I think that is something that remains to be seen, how that impact will work towards world peace. I think that we do need to have a common interest in things, and that we all do want the same things. But I think that the world is coming to a place where communication is, like you were mentioning, is really important, and having common interests and even competition amongst each other is not a bad thing, and that we don't have to be afraid of. But it should be a healthy one. Hopefully. इन दोनों का कहना ये था कि जी। इन सब चीजों का समाधान, वर्ल्ड पीस का समाधान एक ही है, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट, चाहे हमारा मेडिकल फील्ड में हो या वर्ल्ड लीडर्स के बीच में हो।
जितना आप कम्युनिकेट करेंगे उतनी अपनी परेशानियों का हल निकाल पाएंगे। तो सुपर बॉसिज्म का कोई टर्म नहीं है, नो वन इज अ सुपर बॉस है, एवरीवन इज इक्विवेलेंट, सब लोग एक ही हैं। हाँ, सब अपनी अपनी इंटरेस्ट को फेस करते हैं, ठीक है ना, कोई अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को फेस करते हैं, कोई अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को आगे फॉरवर्ड ले जाते हैं, लेकिन इसका सबका समाधान एक ही है, इंटरेक्शन, विच इज ट्रू इन आवर मेडिकल फील्ड एज वेल। एज वी इंटरेक्ट वी ग्रो टुगेदर, ठीक है ना, हम लोग अपनी कुछ कंफ्यूजन्स को बैठकर सुलझाते हैं। इसी के लिए हम लोग भी आप यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताकि एक जो वर्ल्ड लेवल पे क्या नया चल रहा है उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ पाए। सो ये सुपर बॉसेस इज नॉट गोइंग टू लीड टू द वर्ल्ड पीस, द आंसर इज इंटरेक्शन, ग्लोबल इंटरेक्शन इज द आंसर। Global interaction is the answer and is the only solution. Only solution where we can reach the world peace, where everybody is living in a harmony. बिल्कुल बिल्कुल, because everybody wants peace. Want peace. Everybody wants peace, लेकिन ऐसे में अब कुछ और सवाल भी हैं हमारे। सवाल ये है कि अपने नेता का चुनाव करने से पहले आप लोग किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? So just India is a very politically enriched country. You must be knowing. So it's the highest democracy, the most populous democracy in the world. So what do you think before electing your leader? What's your opinion? What the points you see in your leader before electing him? You want to go first? I'll do this. What points do I look for? Yeah. Strength, relative honesty, Relative honesty. goals to make a country strong and better for everyone, and someone who understands financial matters, because really each company is almost country is almost like a large company. What's the strength for you? That feels that there's strength within wealth and improving the lives of the people within that country. That it's focused on the people they serve and not just themselves. Great, very nice. इनका कहना था कि ये देखते हैं कि हमारा नेता कितना स्ट्रांग है, वो अपने लोगों की कितनी अच्छी रक्षा कर पाता है, वो अपने लोगों के लिए कितना संसाधन मुहैया करवा पाता है, अपनी टेरिटरीज की कितनी रक्षा कर पाता है। ये इनके नेता के चुनाव में सबसे प्राथमिकता का होता है। यानी कि ये हमें भी समझना चाहिए। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ इसको तवज्जो नहीं दी जाती है, हमारे यहाँ तवज्जो दी जाती है फ्रीबीज को, बिल्कुल, कि कोई कितना हमें फ्री दे रहा है, कितने पैसे बांट रहा है, कितनी सौगातें दे रहा है, तिजोरियां खुल रही है, हाँ, कितना रिजर्वेशंस दे रहा है, कितने लोगों के लिए, ये जरूरी है, लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग इज फॉर द नेशन बिल्डिंग इज सबको साथ लेकर चलना है और सबको मजबूत बनाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So he said it very rightly. The whole nation should be united. और उनको एक स्ट्रेंथ देने के लिए both financially and आपको लगे कि इकोनॉमिकली भी आपको कितना स्ट्रांग कर रहा है एज ए नेशन. So that should be the leader of the nation. बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर एंथनी जी से भी हम जानना चाहेंगे। No, you said it very well. I think the person needs to be merit-based. Yeah, they need to have long-term vision. They need to have the credentials. They need to have the community in mind. So long-term vision. ये नहीं कि कोई शॉर्टकट होना चाहिए, विजनरी लीडर चाहिए कि जो कंट्री को कम से कम 3, 4, 5 सालों में आगे ले जाए। तो इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म विजन कि एक साल में क्या हम अचीव कर पाते हैं, ये इनका कहना था। और दोनों का एक मत बहुत ही स्पष्ट था, नेता को ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्टी is the best but Dr. Herrick is Relative honesty. That means to say no one is completely honest, तो बाकी कम से कम कुछ मैं पब्लिक के लिए भी कुछ करे कम से कम, ये उनका कहना था। ये कहना था। देखिए, हम डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं, आगे के जो सवाल हैं आपके वो भी हम इनसे पूछेंगे, लेकिन पहले हम हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, आप यूएसए से हैं, तो ऐसे में हम आप लोगों से समझना चाहेंगे कि यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में कैसी है हेल्थ केयर की फैसिलिटी। So what's the USP of the healthcare in Australia? I'd probably say it's that we have free universal health care for everyone. So any citizen can get free health care that is world class. There's good safety standards. It's well regulated. That's what we got. But at the same time, we also have a parallel private system where people can get access to healthcare faster if they need to. So इनका कहना था कि इनके यहाँ दोनों सिस्टम पैरेलल रन करती है। वन इज द प्राइवेट सिस्टम, वन इज द पब्लिक सिस्टम। दोनों सिस्टम इक्वली गुड है, इक्वली गुड है।
दोनों में जहां आपका मन करता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप वहां पर जो क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट्स ही विल बी यूजिंग इन अ पब्लिक हॉस्पिटल एंड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, बोथ विल बी सेम. The techniques, whatever he will be using in a public hospital and private hospital, both will be same. The quality of implant is same. He is absolutely free. ऐसा नहीं है कि अगर पब्लिक हॉस्पिटल में ऑपरेट करेंगे तो इनको ये होगा कहना कि इनका जो इम्प्लांट लगे, जो सामान लगे, वो पुअर क्वालिटी का लगे, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लगे वो अच्छा इम्प्लांट लगे. ऐसा नहीं है. इट्स इक्वलिटी. और एक्सपेंसिव कौन होता है? एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन वो दोनों हॉस्पिटल का पूरा वहन सरकार करती है. हमारे यहाँ की जो सिस्टम है वो थोड़ी अलग है. हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिस्टम में अगर आप जाते हैं तो आपको जो इम्प्लांट्स यूज करनी होती है वो लो क्वालिटी की इम्प्लांट्स का पुअर क्वालिटी की इम्प्लांट यूज करते हैं. दिक्कत यहीं पे है एक्चुअली. आप अगर गौर से देखिएगा, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने क्या की है, बहुत सारी स्कीम्स ला दी हैं, नाम नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारी स्कीम्स ला दी हैं. उसमें डॉक्टर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि आपको इतने में ही सामान यूज कर इस पेशेंट को कर देना है. मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूंगा. अभी मैं एक घुटने का ऑपरेशन कर रहा था, मुझे इंट्राऑप, मुझे आई फील कि मुझे कुछ और इम्प्लांट लगानी है, ठीक है ना, तो दैट कॉस्ट सम एक्स्ट्रा, 10-20 हजार रुपए का एक्स्ट्रा सामान लगाना पड़ता है. तो आप बताइए क्या मैं उसे यूज करूं कि ना करूं? करना पड़ेगा फॉर द पेशेंट बेनिफिट. हाँ, बिल्कुल. आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर हैं, मुझे लग रहा है कि पेशेंट को मुझे कुछ एक्स्ट्रा इम्प्लांट, कुछ स्टेम्स लगानी है, कुछ एक्स्ट्रा पॉली लगानी है, तो आई विल डेफिनेटली यूज इन द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट्स. लेकिन गवर्नमेंट हमें बोलती है कि नहीं, यू कैन नॉट यूज, You cannot यू use. कैन नॉट यूज, और आपको वो पुअर सब स्टैंडर्ड्स की इम्प्लांट यूज करनी है. तो हु विल बी इन द बैड टेस्ट ऑफ द पेशेंट? द डॉक्टर. हाँ. इन द डॉक्टर. कटघरे में कौन खड़ा होगा? डॉक्टर. Doctors. सो ये चीजें गलत हैं. ये चीजें आपको हेल्थ सिस्टम को फ्रीडम देनी चाहिए कि आप पूरा जो भी लगे इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, यू कैन कंप्लीटली यूज वट एवर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, यू कैन यूज. You can use. ये चीजें यहाँ पे लैकिंग है, which is very prevalent in Australia. Australia. And now Dr. Herrick will tell about the USA. I'm not sure what you just said, but I do think that healthcare is very complex. It's very expensive. Money buys access to care. The better insurance you have in the United States, the more access you have to doctors. Sometimes the quicker you're seen, you're able to pick a specialist that you want to see, as opposed to having to see a certain doctor because of your insurance plan. If you're uninsured, it becomes more complex. The in-hospital care is very similar, but outside the hospital, what you can have access to is very different because you're not covered. So healthcare insurance buys access, assists with getting better care. The implants themselves, I think you mentioned implants, are very similar between public or private. Yeah. But once you get out of the hospital or into an outpatient surgery situation, there is some variability between what someone can get with different types of insurance, meaning government versus private. So, You work in the government hospital or private hospital? I do both. So I worked in a situation where it was government as well. When you take Medicare and Medicaid, which are the government insurances in the United States, you're essentially working kind of for the government. As you take private insurances, you obviously are working, with the insurance companies to get reimbursed for your care. Put any kind of restrictions over you in the public hospitals? There are some restrictions in terms of what they demand from you in terms of the kind of the policies to follow, but the private insurance tend to follow Medicare recommendations, so they are somewhat similar. So, for example, if you had a knee replacement in the hospital, Medicare would give the hospital a lump sum of money, and then depending on how much is spent, the hospital profits based on how much they don't use of that money. In private, they essentially pay per day. So every time the patient stays another day, as long as it's approved by the insurance companies, the hospital will make more money. So it's a little bit different. Of the implant, does any difference occurs in between the government sectors and the private sectors? Not as far as the implant is concerned. Implant is concerned. Most of the implants are included in the cost of the hospitalization, which is covered by either So government you are or free to use private. any kind of implantation which is between the better interest of the patient. Within the hospital restrictions, so some hospitals will require you to use certain implants on everybody. So we just can't use any implant we want. So for example, they'll pick two companies, and you can use any implants you want from those two companies, as opposed to just everybody can sell implants. So sometimes there are restrictions, but that's a hospital-based issue, not government versus private.
कहना यही था कि वहां पर सारे पेशेंट इंश्योर्ड हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी कुछ इंश्योर्ड है, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में इंश्योर्ड है। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो होते हैं इम्प्लांट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स के लिए थोड़ा सा उनको पैसा ज्यादा पे करते हैं, तो उनका स्टे एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स उनको ज्यादा मिलती है, बट दे आर फ्री टू यूज एनी काइंड ऑफ इम्प्लांट जो पेशेंट के हित में होती है। ये हमें यहाँ पर सीखने की जरूरत है। मेरे वहां ख्याल पर से सरकार कोई पाबंदी कोई पाबंदियां नहीं लगाती हैं, और ये ना इसका पूरा का पूरा बर्न हम डॉक्टर्स को इंडिया में झेलना पड़ता है। जैसा मैंने बताया कि अगर पेशेंट को मुझे यूज करना है इम्प्लांट, अगर 10-20 हजार का एक्स्ट्रा इम्प्लांटेशन ले गया, पेशेंट को लगता है कि ये तो हमें गवर्नमेंट ने फ्री दी हुई है, ये एक्स्ट्रा इम्प्लांट का खर्चा भी गवर्नमेंट बियर करेगी। गवर्नमेंट बियर करेगी नहीं तो फिर कौन बियर करेगा इसका? और ये बहुत बड़ा मेनस है एक तरह का। और रिगार्डिंग दिस मेडिकल कॉलेजेस एंड ऑल, हमारे यहाँ पर एक बहुत कॉमन चलन है कि आज की डेट में आप देख रही होंगी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज। तो हम लोग ये चल रहे हैं कि जैसे कि पहले एक निश्चय आया था हर घर नल, अब हर घर डॉक्टर, हर घर डॉक्टर हो रहा है। हाँ जी। So just increasing the number of the doctors is not going to provide you quality healthcare. Quality is very important. Numbers are not important. क्वांटिटी इज नॉट क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं कि सिर्फ आप नंबर्स बढ़ाते जा रहे हो, आपने देखा -40 परसेंटाइल वाले को आप पीजी का सीट दे रहे हो। दिस इज बैड यार, दिस इज सैड। ये हमारे यहाँ का गलत सिस्टम है। सो व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन of the surgeons and the doctors in your states? Oh, very high. We have hundreds of people apply every year, and we take less than 50 to be orthopedic surgeons every year. And So across the for country. the medical graduates? For the medical graduates, also very high. So they have to be right at the top of their undergrads. मैंने समझिए कि यहाँ इतना टफ कंपटीशन है उनके यहाँ। अगर आप लोग इतना 1000 लोग अप्लाई करते हैं तो लेस देन 50 के करीब का लोग वहां पे जा पाते हैं, उसमें जो क्वालिफाई कर ऑर्थोपेडिक सर्जन बनता है। और यहाँ पे यानी कि आधे लोगों की छटनी हो जाती है। नहीं, मोर देन 50%, मतलब 5-10% ही लोग ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे कठिन ब्रांच में आ पाते हैं। तो कितना सिलेक्शन क्राइटेरिया कितना हाई है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, -40 परसेंटाइल वाले को आप सिलेक्शन में डाल रहे हैं। तो ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया गलत है। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, हर जिले एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, वहां लोगों को ग्रेजुएशन का सीट दे रहे हैं, और लोगों उसको रूल कौन करता है? आई विल बी हार्श टू से, लेकिन मानना पड़ेगा फैक्ट, उस जिले के कोई दबंग लोग होंगे, उसको एक दे दिया जाता है कि आप मेडिकल कॉलेज खोल लो, उनके पास जमीन है, वो खोल लेते हैं और पैसे पे लाकर, डोनेशन पे लाकर आप डॉक्टर बनवा रहे हैं। ये सबसे बड़ा हमारी सोसाइटी के लिए, याद रखिएगा, ये हमारे भारत के लिए सबसे बुरा होने वाला है। आप क्वालिटी को कर्व कर रहे हैं, आप डॉक्टर्स का नंबर से बढ़ा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपने कहाँ देखा कि ब्यूरोक्रेट्स का नंबर बढ़ गया? बिल्कुल। आपने यूपीएससी का सीट कभी बढ़ते देखा? नहीं देखा। ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल को ही टारगेट किया जाता है। पहले इंजीनियरिंग को टारगेट किया गया, फिर मेडिकल को टारगेट किया गया। आपने कभी देखी कि यूपीएससी का सीट बढ़ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कभी देखा कि जजेस का नंबर बढ़ गया? तो फिर डॉक्टर्स के साथ ये किया जाता है। सो दिस इज द वे वी आर रूइनिंग द क्वालिटी। Quality should not be compromised. Quality of the doctors, quality of the surgeons should not be compromised. अगर वो compromise होगी तो हमारी health care disturb होगी। So I just want to ask from the Eric, so what is the selection criteria for the surgeons and doctors in US? Yeah, it's extremely competitive to get into medical school, and even more competitive for orthopedics. The top percentages of each medical school class, if they want to go into orthopedics, you have to be in the top of your class. And then there are residence fellowships as well that are very competitive. One issue that we talk about a lot in the United States right now is artificial intelligence possibly taking the place of a lot of the physician roles. And also we have nurse practitioners and physician assistants that can do a lot of the same jobs as many of the physicians. So there is... But this human brain cannot be replaced by AI. Maybe not replaced, but it can be maybe substituted, and we may teach it enough where it can work independently. In fact, I think Elon Musk recently said that in 3 years, robots will replace surgeons and physicians, mostly physicians. Now, I think that's a little hard to believe, but I think we're already seeing how AI is impacting healthcare, and I think it's going to help us improve and be more efficient. So I'm not afraid of it necessarily, but I do think that it's something we all have to learn and accept and understand. And in India, I think especially where there's perhaps access to care is limited or harder, that AI may play a very large role in getting access to a lot of people who don't have it now. So इनका कहना था कि इनके यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया इज वेरी कॉम्पिटिटिव।
अच्छा। आपको अपनी स्कूल्स में, मेडिकल स्कूल्स में टॉप करना पड़ेगा थ्रू आउट ईयर्स, तभी आप जाकर ऑर्थोपेडिक्स जैसे ब्रांच में इंटर कर सकते हैं। सो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है यूएसए यूएसए का एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने का। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इनका कहना था कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है जो कि मोस्टली फिजिशियंस को असिस्ट कर पाएंगी। हाँ। सर्जन्स के लिए, देखिए सर्जन्स के लिए हमेशा सर्जन्स हैंड बोलते हैं कि आपका सर्जन्स का हैंड कैसा है, सर्जन्स हैंड इज हाथ कैसा है, हाथ कैसा है, कितनी सफाई कितनी है। सफाई है। बिल्कुल, तो ये हमें एआई कैन असिस्ट अस, हमें असिस्ट कर सकता है बट कैन नॉट रिप्लेस द सर्जन्स, बट एआई विल बी ए असिस्टिंग फैक्टर मोस्टली फॉर द फिजिशियंस। इंपॉर्टेंट थिंग इन्होंने जो कहा है, जो कि यूएस और इंडिया में डिफरेंस है, दिस सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है ना, हमें अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया को कम नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट ऊंचा करना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा रहे हैं विदाउट इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट। आप अपनी कट ऑफ्स को नीचे कर रहे हैं विदाउट सीइंग द टैलेंट ऑफ द पेशेंट, टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये गलत है। आप इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं तो आपकी क्वालिटी घटेगी ही घटेगी। लेकिन ऐसे में डॉक्टर साहब हमारा ये भी सवाल है कि अगर इंडिया को, भारत को यूएसए से सीखना है, ऑस्ट्रेलिया से सीखना है हेल्थ केयर फैसिलिटी को लेकर के, तो क्या कुछ और हमें सुधार की जरूरत है और क्या कुछ हमें और सीखने की जरूरत है? देखिए, सीखने की जरूरत यही है कि सिर्फ नंबर बढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ। ठीक है ना, आप हॉस्पिटल खोलते जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोलते जा रहे हैं, सिर्फ मेडिकल कॉलेज का नंबर बढ़ा देना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम स्टिल स्ट्रेस कर रहा हूं मैं आपको। सिर्फ आप नंबर बढ़ाते जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कुछ दिनों में देखिएगा एक फौज तैयार हो जाएगी एमबीबीएस की, विच विल बी टोटली अनएम्प्लॉयड। आप अभी भी मेरे पास, मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप पे चेक कीजिएगा, कम से कम 1000 लोगों का सीवी पड़ा हुआ है जो कि एक 10,000 20,000 की नौकरी के लिए एमबीबीएस लोग लाइन लगाए हुए हैं। ये गलत है, प्लीज इसको कभी मैं एडवोकेट नहीं कर पाऊंगा। ये हमारी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए सही नहीं है। तो हमें सीखने की जरूरत है। वी नीड टू लर्न फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन एंड द यूएस हेल्थ सिस्टम। ठीक, वी नीड टू बी मोर कॉम्पिटिटिव। ठीक है ना, लोगों में ये कंपटीशन जगाना है कि हमें उनसे भी अच्छा बनना है, तो उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने की भावना को जगाना जरूरी है। आप उसमें और मेहनत करने के लिए कम करने के क्या कर रहे हैं, उसका कट ऑफ कम करते रहें ताकि तुम भी बन जाओ। दिस इज अ बैड थिंग, दिस इज अ बैड थिंग। दिस इज द बैड थिंग। देखिए, अब आपके और भी सवाल थे, कई सवाल थे। हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जब आप अपने नेताओं को चुनते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। एक और सवाल है इससे जुड़ा हुआ डॉक्टर साहब, और सवाल ये है कि क्या आप अपने नेताओं को मेरिट पर चुनते हैं या फिर समुदाय वर्ग आधारित पक्षपात की भूमिका भी होती है इसमें? So, another same kind of questions. What the selection criteria for the leaders? Is the purely merit or community bias is there? As far as leaders of US is concerned. What's your preference? preference, Is it purely merit based or the community bias is there? I'm not sure I understand the question. Can you restate? Let me read it. So is it a purely merit based or Merit-based? merit based? Merit based. Yeah. Merit based. Boy, that's a difficult question. I think a lot of it has to do with how they present themselves to media, and if they can hit certain issues that are common, there's common ground with the. We have seen the presidential dialogue very commonly in the US. I think you have to be able to relate to the people that are part of your party or your political views. Relate to them and energize, they call that in the U.S. If you're not energetic and can get the people to move to action and vote and push policies that are important for the community at large. But politics is very complicated, and I'm not sure I have the answer for you today. Politics is complicated. इनका कहना था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये लोग जो देखते हैं लीडर्स में, वो स्ट्रेंथ, वो कितना स्ट्रांग है, कितना कॉम्पिटिटिव है, अपने लोगों को कितना एनर्जाइज कर पाता है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो इन्हें प्रेसिडेंशियल डायलॉग करते हैं, वो देखते हैं कि वो कितना जोश भर पाते हैं अपने लोगों में। ये इनका कहना था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके सिलेक्शन के लिए यूएसए में। And what about Australia? Yeah, I think it should be more merit based, but obviously I think the community biases they exist. I think it's probably less so than in the US right now, where with us a lot of it is merit based and based on policies and plans going forward, and less so on just how people feel. Yeah.
सो इनके यहाँ क्या क्राइटेरिया था कि दोनों चीजें मैटर करती हैं, Merit मोस्टली भी matter मैटर भी करती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें कम्युनिटी बायस भी है। अच्छा हाँ, लेकिन ये चीजें हैं ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है मेरिट बेस को। ओके जो अपने भारत में अपने भारत में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर हमें जात पात सब में जात को भी और जाती है जो कभी जाती ही नहीं है। जाति उपजाति और चीजों में भी बांट दिया जाता है। अपन अभी देखा यूजीसी का देखा, बिल्कुल देखा। ठीक है ना। तो एक तो पहले से ही हमारा समाज डिवाइडेड है, हम्म, आप उसको और डिवाइड करते जा रहे हैं। कोई भी लीडर हो, डोंट टेक एनी बडीज नेम, लेकिन ये गलत है। ये गलत है। ये गलत है, और जो गलत है उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है, हम्म, ठीक है ना। आप अपने कंट्री को और डिवीजन की तरफ नहीं ले सकते हैं। हम्म, एक लीडर का काम होना चाहिए कि सबको यूनिफाइड रखे। बिल्कुल, हमें एक एज ए इंडियन ग्रो करना चाहिए। हमें वी शुड नॉट बी नोन बाय आवर कास्ट बिल्कुल। और आवर रिलीजन। हम्म, सबको मिलकर ग्रो करना है, ओनली देन हम लोग अपने इंडिया को एक बेटर नेशन बना पाएंगे, तभी डेवलपिंग से हम डेवलप डेवलप बन पाएंगे। बिल्कुल। तब लोग ये लोग आएंगे तो बताएंगे कि ये दिस इज इंडिया इज बेटर देन यूएस और ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लेकिन ऐसे में एक और मेरा सवाल है जो मन में अभी अभी आया कि यहाँ पर नेता जो है वो वोटर्स को तरह तरह से लुभाते हैं, लेकिन यूएसए में ऑस्ट्रेलिया में कैसे लुभाया जाता है? So in India, the politicians woo the voters by different kind of freebies. So how it is in Australia and the US? हाँ, Yeah, definitely happens. In our last state election, the party that got in dropped the public transport fares to 50 cents for a day. So they won, and they got in with that, and that was a big part of it. So it still happens. Yeah, there's a lot of promises, I think, that are made during campaigns that often can't be followed through with. So I think people vote based on those promises, and sometimes they're disappointed. And when that happens, the balance goes back to the other parties, so the opposition. So it goes back and forth. That's probably just part of politics, hoping for things and giving people a vision, and then whether they come through with it or not is, time will tell. But it has a way of correcting itself. और इनका कहना था कि अभी लास्ट इलेक्शन में यहाँ का जो बस का जो किराया था वो 50 सेंट कम कर दिया गया ना, वो पार्टी जीत गई। ओके। तो ये चीज, इस तरह की चीजें ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। इनका भी कहना था कि यहाँ पर भी यूएसए में भी इस तरह की ऑफर्स होती हैं, और अगर जो उसके प्रॉमिस को केप्ट नहीं करते हैं तो नेक्स्ट टाइम दे चूज द अपोजिशन। अच्छा हाँ, तो ये तो यानी कि वोटर समझदार होते हैं। अगर उनको लगता है कि जो प्रॉमिस डिलीवर्ड नहीं हुई तो उसको एक अच्छा लेसन भी देते हैं ये लोग, अच्छा यानी कि सबक सिखा देते हैं। सबक सिखा देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा एक और सवाल है जो हम दोनों से जानना चाहेंगे। सवाल ये कि अपने भारत को यूएसए वाला हेल्थ केयर होने में, फैसिलिटी होने में, ऑस्ट्रेलिया वाली हेल्थ केयर फैसिलिटी होने में कितना वक्त लगेगा? So what do you think, how much time it will take for Indian healthcare system to reach up to the level of the Australian and the US healthcare system? Oh, I haven't been here long enough to find out. I'll give you the answer. I'm kidding. I think that with future technology and improved efficiency, and maybe even lowering healthcare costs because of the use of artificial intelligence, I think there will be better access quicker, and you don't have to necessarily build these big, huge hospitals. You can have smaller centers where there's more access for people and more assistance with technology such as artificial intelligence, robotics. But the improved access is going to make a big difference in maintaining a lower cost rather than keep going up and up with cost that is not sustainable. इनका कहना था कि सिर्फ और सिर्फ हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेने से हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को जो अभी आपने कहा, मैं इसीलिए प्रोफेसर एंथनी को मैंने कल पीएमसीएच का दौरा करवाया था। अच्छा आई हैव जस्ट मेड हिम विजिट वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल टू बी बिल्ट इन द वर्ल्ड। सो सिर्फ बड़ी बिल्डिंगें से आपकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ सकती है। आप पूरा का पूरा अपना पैसा उस बिल्डिंग में लगा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पीएमसीएच का दौरा के बाद क्या कुछ कहा था? मैंने इनको दिखवाया कि हाँ वी हैव इतनी लार्ज बिल्डिंग्स हैं हमारे यहाँ, इतने लोग हैं हमारे यहाँ। तो इनका भी जो परसेप्शन था वही है कि सिर्फ बिल्डिंग से कोई हॉस्पिटल नहीं होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हेल्थ केयर सिस्टम कोई बिल्डिंग से नहीं चलती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है, जैसा प्रोफेसर हेरिक ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये आपकी हेल्थ केयर सिस्टम को आगे ले जाएगा। सिर्फ अपना ईंटों से कोई ना हेल्थ केयर सिस्टम नहीं बनती है। ये हमारे लोगों को, हमारे नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को सीखने की जरूरत है इनफैक्ट। तो इंडिया को कितना साल लगेगा डॉक्टर साहब? नहीं, मैं ये फिर कहूंगा, आवर इंडियन डॉक्टर्स
are at par with any other surgeons or doctors in the world. In fact, if you'll see in the US, uh, Indian doctors are treated at the highest rank. Oh. Yeah, because they have lots of experience. हाँ. The kind of population we are catering, हम लोग Right. जितने लोगों को ट्रीट करते हैं उतना वहाँ नहीं है. तो हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है. तो हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन हमारे पास एक और खबर आई कि विदेश में अगर बड़े बड़े डॉक्टर्स से हमें मिलना होता है, परामर्श करना होता है, डिस्कशन करना होता है, तो लंबा इंतजार करना पड़ता है. So one question, one query which we always feel, that the public has to go through a prolonged waiting time to get a super specialist time or a consultation. So Why what's is your it take? so? Why is it so? It happens. It happens in Australia as well, and for us, it's because it's the public healthcare system, and anything urgent where we are gets done really quickly, so no one has to wait for a specialist if it's urgent. But for routine things like maybe a hip replacement or a knee replacement, sometimes you can wait a couple of years to have that done. Couple of years. Couple of years? Yeah. समझिए कि अगर किसी को एक नी रिप्लेसमेंट करवाना है, हिप रिप्लेसमेंट करवाना है, तो उसको कम से कम 1-2 साल का वेटिंग लिस्ट है. But we also have the private healthcare system alongside. समझिए, इनका कहना है कि अगर किसी को एक हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है, इनका प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल, तो उसका वेटिंग लिस्ट है 2 साल. यानी कि अगर आप जैसे बड़े डॉक्टर से मिलना है तो एक साल का लंबा इंतजार करना 2 होगा. साल, 2 साल का लंबा. 2 साल का लंबा और इंतजार. लेकिन हाँ, उसके लिए एक पैरेलल सिस्टम भी है, प्राइवेट सिस्टम. हाँ. अगर आप चाहते हैं कि जल्दी मिलें, तो आपके प्राइवेट सिस्टम में जाकर कुछ एक्स्ट्रा पे कर इट कैन बी अवेल्ड. आप समझिए इंडिया में कितना आसान है. आज आपके मन में आया कि आज मुझे नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है, आप एक कॉल पे आप बुक करते हैं, अब विद इन 1 और 2 डेज आप जाकर अपना एक कर सकते हैं. तो ये यहाँ का खूबी है, ये यहाँ की खूबी है. ये यहाँ की खूबी है, जो कि वहाँ पे ये चीजें नहीं हो रही है. व्हाट्स योर टेक ओवर दिस लॉन्ग prolonged waiting list to get a consultation from the super specialist? Well, it depends on the problem. So I think more life-threatening problems or cancers are addressed timely, but there are routine operations that are not as urgent, and it does take some time. And I think it's supply and demand. So if the supply of those specialists are not meeting the demand of the population you're serving, then you're going to have a wait. But in the United States, I think people don't necessarily have to wait as long, very long. And the wait list, depending on the surgeon, there are some surgeons that have long wait lists that people want them to do their surgery, and others that are advertising and trying to market their practices to patients. And some of the marketing with robotics even are trying to attract more patients. So I think a lot of us are looking to treat people as efficiently and timely as possible. And some people just don't have as much access because of insurance issues or sometimes geography. They're located very far from a specialist, so there may be some limitations in terms of traveling to the doctor that they want to see. तो उनका भी यही कहना है कि वहाँ भी यही चीजें हैं. वहाँ भी 2 सिस्टम है, पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सिस्टम है. तो कभी कभी ज्योग्राफिकली जो लोकेशन है हॉस्पिटल्स का, वो थोड़ा ऐसा रहता है कि थोड़ा दूर रहता है. इस कारण भी वो चीजें दिक्कत होती हैं. और जो स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए, इलेक्टिव सर्जरीज के लिए थोड़ा वेटिंग लिस्ट लंबा है. अगर चाहते हैं आप जल्दी सिस्टम को अवेल करने के लिए, तो आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल का सिस्टम बिल्कुल है वहाँ पर, जिसको आप अवेल कर सकते हैं विद सम एक्स्ट्रा कॉस्ट टू दैट. यानी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर वहां पर करना पड़ेगा. एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा अगर आप प्राइवेट हेल्थ सिस्टम में जाते हैं तो देखिए मेरे सवाल खत्म हो गए, लेकिन एक अंतिम सवाल भी है मेरा. लेकिन उससे पहले हम आपसे चाहेंगे, क्या आपके भी मन में कोई सवाल है? मेरे मन में सिर्फ यही सवाल है. to one question to both of you. You just told about this marketing of the surgeons, marketing of the doctors. How do you justify this? Is it a justified kind of thing to market yourself with some kind of artificial intelligence and the robotics? To me, it's a wrong thing. You should not market it. These are not a marketing tool. These are all the tools to enhance your patient satisfaction, your quality, but it should not be used as a marketing tool. Well, the problem is what comes in when you're over-promising or making yourself seem more experienced or better than actuality. So if your statistics are equivalent to other people or other surgeons, and you're telling everyone that you're the best or that you're world-renowned, there's some false information there. But I also think it's important to let patients know what you do and how to get in touch with you if they want to see you.
and that there is access, for patients to contact doctors directly. So that information is important. But giving out false information, over exaggerating something, or promising something that has really not proven in the literature or with research. And I think with robotics, some of the surgeons, I think in general, promise a little bit more than perhaps what is actually. फुल्ली एग्री। इनका यही कहना था कि हेल्थ केयर सिस्टम ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स को भी और या हॉस्पिटल्स को भी ओवर प्रॉमिसिंग से बचना चाहिए। बिल्कुल। इनका ये कहना था कि कुछ लोग अपने आप को दिखाते हैं कि हम रोबोट से ऑपरेशन कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम सबसे बड़े सर्जन हो गए हैं, एक्सपीरियंस कम है। दिस इज अ रॉन्ग थिंग। ये फॉल्स प्रॉमिस हुआ, गुमराह करना हुआ। इससे बचने की जरूरत है। ये हमारी कुछ चीजों के लिए मदद कर सकती हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं हो सकता है अपने आप को दिखाने का कि हम सबसे बड़े हो गए। ठीक है ना? तो ये हमें जानना पड़ेगा, और ये दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। ये इसको भी डिस्करेज कर रहे हैं इस चीजों के लिए। व्हाट्स योर टेक ओवर इट? We have really strict rules about advertising in Australia. So you can't make any false claims. You can't say you're superior than anyone else. Can't claim to be an expert in something. You can't talk about any implants or specific robots or anything like that. So you can provide information about the things you do, but you can't actually advertise in the sake, in that sense of advertising. वहाँ पर डॉक्टर्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, हॉस्पिटल्स के भी रूल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में कि आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं बता सकते हैं कि एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, और ये नहीं बता सकते हैं कि आई एम यूजिंग दिस सिस्टम, आई एम यूजिंग दिस इम्प्लांट एंड दिस इम्प्लांट इज बेटर देन अदर इम्प्लांट्स। यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है? सो इस तरह का सिस्टम वहाँ पर, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। कोई भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं करनी है पेशेंट्स को, ठीक है ना? और ओवर एग्जीक्यूटेड प्रॉमिसेस नहीं करनी है। सो दिस आप डिलीवर ही नहीं कर पाए, तो इसी से ना एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप ब्रेक होता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि हमें भी सीखने की जरूरत है, ताकि हम लोग इसको इनकल्ट्रेट कर पाए और एक बेटर पेशेंट सेटिस्फेक्शन लोग दे पाए। लेकिन मेरा भी एक अंतिम सवाल है, और आप तीनों से मेरा ये सवाल है। अंतिम सवाल ये है कि कहा जाता है कि हिट रहने के लिए आपको फिट तो रहना ही पड़ेगा। हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि फ्रेम में ये जो तीनों लोग हैं ये काफी फिट एंड फाइन है, तो आप लोग हमारे व्यूअर्स को क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिएगा टू बी हेल्दी, हाउ टू बी हेल्दी? Starting with the Prof. Anthony. So, what's your one message to be fit? Oh my goodness. To be fit. I guess it would be just regular exercise 3 times a week. Yeah. How many times? How many hours you do? I would say at least 30 minutes to 1 hour 3 times a week minimum. So, इनका कहना है सिर्फ और सिर्फ exercises at least 3 times a week, ठीक है। or at least 30 minutes to 1 hour. Okay, and what about you? I think weight training, resistance weight training is important to build muscle. How many times do you spend in the gym? How many days or how much time? Not as much time as I should, and probably 3 to 4 days a week. 3 to 4 days a week. Yeah. And time duration 30 minutes. Probably 45 minutes to an hour, depending on how I feel that day. And what do you do for your diets? Any particular? What do I do for diet? I try to stay away from sugar as much as possible, and try. But obviously, I don't stay away from as much as I should. इनका कहना था कि एक्सरसाइजेस और डाइट में शुगर का इंटेक कम करना, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपको अपनी शुगर की इंटेक को कम करना है, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो आपकी कार्डियक रिस्क, डायबिटीज, सबको आपकी ये कम करेगा। तो ये चीजें, और दोनों का ये मत है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। ठीक है ना? कसरत करिए। I think that I would recommend not drinking juice. Not drinking juice. It's pure sugar. Oh, it's Almost no nutrition. No nutrition. right. You're better off eating a fruit than just no juice. कितनी बड़ी बात है, that'll कितनी be बड़ी great. बात है। इनका कहना है कि नो पैक्ड जूसेस, Right. यू शुड ईट द फ्रूट्स। Raw fruit. हाँ, रॉ फ्रूट खाएं आप, ठीक है ना? नॉट दोस पैक्ड जूसेस, क्योंकि there's nothing, वो सिर्फ और सिर्फ शुगर है, बिल्कुल। और वो आपकी बॉडी के हर ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा मैसेज है मेरे ख्याल से दर्शकों के लिए, हमारे लाइव सीरीज के दर्शकों के लिए, कि वाली एक मैड रेस होती है, ठीक है ना? हर दिन सुबह सुबह जूस पी लिया और फील करते हैं कि अपने आप को क्या है, वी आर फ्रेश, Very energetic. आज तो हमने बहुत अच्छा न्यूट्रिटिव डाइट लिया है। Right. तो ये दोनों का मत है कि और आपका मत क्या? मेरा भी मत वही है, जो कि मेरे ख्याल से हम लोग इतना प्रिविलेज नहीं है। यू गाइस वर्क फॉर 5 days a week, I guess. Yep. We have to work 7 days a week, and we work almost 14 hours a day. Yeah. So we are not so much privileged. So इनके यहाँ ये चीजें सिस्टम है कि वो 5 दिन काम करते हैं, हमारे यहाँ ये प्रिविलेज नहीं है। तब 7 days a week, 14 hours a day.
लेकिन तब भी ये अपने लिए जो वक्त निकाल पाए और कुछ अपने आपके बॉडी को एक्सरसाइज कर व्हाट आई डू, मैं कभी लिफ्ट्स का यूज नहीं करता हूँ, आई ऑलवेज यूज आई हैव स्टेयर्स। सीन दैट। हाँ, ऑलवेज यूज स्टेयर्स। अगर कुछ भी टाइम मिल जाता है, एटलीस्ट आई कांट एक्सरसाइज फॉर 3 days a week, आई डू एटलीस्ट 2 twice a week। और कम से कम 10-15 मिनट भी जो मिल जाती है, घर में अगर बाहर नहीं जा पाए तो कम से कम ट्रेडमिल पर दौड़ लें, थोड़ी वेट्स की ट्रेनिंग कर लें। और मोस्टली डाइट्स, मैं आई मोस्टली कंज्यूम प्रोटीन्स ओनली, मोस्टली एग्स ये लेता हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट से दूर रहता हूँ। दिस इज व्हाट आई डू फॉर माय हेल्थ। And no alcohol, No smoking. Uh-huh. and good sleep. You have to sleep well too. Sleep is important. And so he has understood that he is in Bihar where alcohol is restricted। शराब बंदी है अपने बिहार में, नो अल्कोहल, बिल्कुल नो स्मोकिंग। तो सुना आपने कि डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा है। देखिए, विदेश से आए हुए थे डॉक्टर्स और क्या कुछ बताया है वो हमने आपको तफसील के साथ सुनाया भी है और दिखाया भी, और क्या कुछ सलाह दी है वो भी आप सुन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। नमस्ते इंडिया। Namaste. Namaste. नमस्ते। नमस्ते इंडिया।